अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आ गई हूँ मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त इकरा नईम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय शो दिल खोलकर। एक ऐसा शो जिसमें हर शख्स बता सकता है अपनी कहानी अपनी ज़बानी। मैं समझती हूँ कि कामयाबी का राज है किसी चीज़ को, किसी काम की इब्तिदा करना, किसी काम की शुरुआत करना। द सीक्रेट ऑफ गेटिंग सक्सेस इज़ टू गेट द वर्क स्टार्टेड। और हमारी आज की कहानी में हमारे जो गेस्ट हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत रुकावटें आई, बहुत मुश्किलात आई, मगर वो रुके नहीं, वो हारे नहीं, वो मुसलसल जदोजहद करते रहे और इसी तरह ही उन्होंने बिजनेस वर्ल्ड में अपना एक नाम बनाया। सो खवातीन और हजरात, लेट्स वेलकम आवर यंग बिजनेसमैन मिस्टर मोहसिन मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप हमारे शो में आए और आपने अपना कीमती वक्त निकाला, क्योंकि आप एक साथ बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं और एक यंग जनरेशन के लिए एक आइडियल एग्जाम्पल है। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस शो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। अच्छा, एजुकेशनल बैकग्राउंड, मैं एक मेडिकल फील्ड का स्टूडेंट हूँ। मैंने मैट्रिक मेडिकल में लिया था और फिर इंटर भी मैंने मेडिकल में सिलेक्ट किया था। देन उसके बाद में जब यूनिवर्सिटी लाइफ के साथ होती है तो जाहिर सी बात है सबका एक होता है कि भाई मैं डॉक्टर बनूं। तो वो मेरा भी एक ख्वाब था कि डॉक्टर बनना है। तो जाहिर सी बात है हर ख्वाब भी पूरा नहीं होता लोगों का। तो उसके बाद मैंने आके रैबिस में बीबीए डिपार्टमेंट में एडमिशन ली। हैदराबाद रैबिस या कराची रैबिस? मैं हैदराबाद कैंपस में हूँ और अभी मैं 3rd सेमेस्टर में हूँ बीबीए के। जबरदस्त। तो इस बात पे मैं ये कहूँगी कि जब हमारी मन पसंदीदा फील्ड में एडमिशन नहीं होती तो हम सोचते हैं दरवाज़ा बंद हो गया, बट मैं कहती हूँ इनके कहानी में तो दरवाजे ही खुल गए और इन्होंने उस चीज़ को देखा कि एक बंद हुआ है तो दूसरा खुला है। कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं बट उनको आइडेंटिफाई करो। तो अच्छा, आपको शुरू से बिजनेस का शौक नहीं था क्योंकि आपको डॉक्टर बनना था, तो ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट आया और आप यूनिवर्सिटी लाइफ में हैं, अभी तक आपने ग्रेजुएट नहीं किया, कि आपको ख्याल आया कि आपको बिजनेस स्टार्ट किया जाए? ऐसी क्या वो चीज़ थी? उसमें ये था कि जाहिर सी बात है कोई एक चीज साथ होती है तो उसका कोई ना कोई रीजन होता है। विदाउट रीजन हम कोई भी काम नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे जैसे एग्जांपल, एक रात को अम्मी ने मुझे मैसेज किया कि भाई मुझे मेडिसिन चाहिए, अम्मी शुगर की पेशेंट है। तो फिर उन्होंने, तो मैं उसी वक्त मैं मोबाइल पे सर्च कर रहा था कि भाई कोई ऐसी सर्विस हो जहाँ से मैं ना मेडिसिन ऑर्डर कर दूं, मेरे घर पे विद इन 10 से 15 मिनट में डिलीवर हो जाए। जो कि अभी 2022 चला है तो मुझे लगा कि हाँ काफी ऐसी फैसिलिटीज तो अवेलेबल होंगी। तो मुझे काफी सर्च करने के बाद मुझे कोई एक देवागो कंपनी मिली। मैंने उनको ऑर्डर तो प्लेस कर दिया, लेकिन वो ऑर्डर मुझे कम से कम 2 से 3 घंटे बाद मुझे कॉल आई कि राइडर आपके गेट के बाहर है। और मैंने अम्मी को कॉल की तो अम्मी शायद सो चुकी थी उस वक्त, कहीं और से मेडिसिन अरेंज करके। तो उसके बाद काफी बार और भी मैंने देखे कि भाई काफी बार मुझे खुद को काफी चीजें चाहिए होती है घर में। मैं देख रहा होता हूँ कि यार ये क्या है कि हमें कोई चीज चाहिए और वो हमें प्रोवाइड नहीं किया। हम अगर मैं कहीं पे बिजी हूँ, मैं ऑफिस में हूँ या यूनिवर्सिटी में हूँ, मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब मेरी लास्ट डेट है, या तो मैं जाऊँ वहाँ पे, इवन अगर मैं दूसरे सिटी में हूँ तो ये बहुत बड़ा इशू था। तो हमने कहा कि हमें एक ऑन डिमांड डिलीवरी सर्विस शुरू करें, जो कि हैदराबाद में इवन मतलब कि पाकिस्तान लेवल पे अभी तक कोई भी नहीं कर रहा था। सही। और आपका ये मोटो था कि वो फास्ट हो, क्योंकि डिलीवरी सर्विसेज तो बहुत हैं पर कोई फास्ट डिलीवरी प्रोवाइड नहीं कर रहा। जैसे आपने अम्मी की एग्जांपल में बताया कि वो डिलीवर तो हुई पर 2-3 घंटों बाद हुई। सही। हाँ, ये भी एक था कि हमने कहा कि एक तो ऑन डिमांड डिलीवरी जिसमें आपकी कस्टमर होता है ना, उसकी नीड पूरी हो जाती है। अब इसमें हमने ये नहीं रखा था कि भाई हमारे पास सिर्फ यंगस्टर्स होंगे या ये होंगे। हमने मतलब ऑल एजेस मतलब के ग्रुप जो लोग होते हैं उसको, उसमें आप स्टूडेंट्स भी यूज कर सकते हैं, मतलब ओल्ड एज भी यूज कर सकते हैं, हाउस जो होम बिजनेस हैं, जॉब्स करते हैं, वो सारे यूज करते हैं। टारगेट मार्केट काफी वो बड़ी थी। सही। अच्छा, पहले तो आपने अभी अम्मी की बात की, तो आपकी फैमिली में और कौन कौन है? मेरे फादर हैं, वो न्यूरोसर्जन है, और मेरी मामा है, और मेरे एक ब्रदर हैं, वो भी मतलब कि बिजनेस करते हैं, और उसके अलावा मेरी 2 सिस्टर्स हैं।
सही सही, बेहतरीन। ठीक है, तो आपको जब ये जहन में आया कि आपको एक बिजनेस करना है, तो कुछ भी हमारे जहन में आइडियाज आते हैं तो हम डिस्कस करते हैं पहले, कभी फ्रेंड से, कभी फैमिली से। तो पहला रिएक्शन आपकी फैमिली का क्या था जब आपने उनको बताया कि ये बिजनेस करना चाहिए? ये आइडिया मुझे आया था, देन मैंने ये मामा से शेयर किया था। अम्मी ने कहा कि आप अब्बू से बात करें। मैंने बोला ठीक है, अब्बू से बात कर देता हूँ। हम मतलब कि छत पे बैठे हुए थे, अब्बू भी बैठे हुए थे। मैंने अब्बू को बोला कि भाई मुझे है ना अराउंड कोई 15,000 चाहिए, तो मुझे बिजनेस शुरू करना है। तो पहले अब्बू ने कहा कि ये तुम, असल में मैं आया भी बीबीए में बिल्कुल न्यू था, तो जस्ट मेरे पास कोई भी जीरो एक्सपीरियंस था। अभी फर्स्ट सेमेस्टर था? हाँ, अभी फर्स्ट सेमेस्टर, एक साल पुरानी बात है। बिल्कुल। तो अब्बू ने कहा कि अभी आए हो, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, और ये बहुत ही छोटे काम होते हैं कि भाई तुम ये करो, तुम पढ़ो, मतलब उसके बाद जाके कोई अच्छे लेवल पे। देन क्या हुआ कि ये हुआ, उसके बाद मैंने क्या किया, अम्मी से बोल के मैंने अम्मी से पैसे अरेंज किए। देन उसके बाद मैंने ना शुरू की, मैंने उसका इंस्टाग्राम, उसके पेजेस, ये सारी चीजें बनाई। तो मतलब आपको, मतलब पेरेंट्स से एक न्यूट्रल रिएक्शन मिला, मतलब पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव भी नहीं, तो आपने बस शुरुआत की। तो आपने जब शुरुआत की तो आपके साथ किसी फ्रेंड का शुरुआत में सपोर्ट था? उस वक्त मेरे साथ मेरा एक क्लासमेट था जो मेरे साथ हमजा हसन है, जो अभी तक मेरा को फाउंडर भी है साथ में। तो उसका काफी सपोर्ट था। वो मतलब कि मेरे हर काम, जब भी मेरे पास जो भी आइडिया आता है, इवन आज तक मेरे पास जो भी आइडिया आता है, मैं सबसे पहले उसे कॉल करता हूँ कि यार मेरे पास ये आइडिया, हम इस पे काम कर सकते। देन मे बी काफी बार वो कहता है कि नहीं, इस पे नहीं, काफी चीजें होती है जो वो कर सकता है ये। तो उसका जो है ना, वो अभी तक मेरे साथ है। देन उसके बाद तो हमारे पास जाहिर सी बात है, हमने जब स्टार्ट किया था तो उस वक्त तो काफी, जब आप एक न्यू चीज स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, तो आपके पास 100+ लोग आ रहे होते हैं कि भाई हाँ यार ये आइडिया है, इसमें काम करेंगे, साथ करेंगे। लेकिन क्या है कि उस पे काम करना हर किसी के बस की बात नहीं है। बहुत मतलब एक स्टार्टअप जीरो से शुरू करना और सारी चीजें मैनेज करना, ये हर कोई कर नहीं सकता। और जबकि एज ए एंटरप्रेन्योर लाइफ जब हम गुजारते हैं तो उसमें है ही कि भाई आप रिस्क लो। एक बहुत ही बड़ी मार्केट थी। मैंने बोला कि भाई मैं पैसे लेके इंटर हो रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि ऐसे ना कि मेरी पढ़ाई भी खत्म हो जाए, वहां से पढ़ाई भी निकल जाए और यहाँ से मैं लॉस में चला जाऊं, और उसके अलावा काफी चीजें, मतलब डर भी था। बहुत हिम्मत की बात है, और ये एक स्टेप लेना होता है, इससे गेम चेंज हो जाती है। अब या तो आप गेम के विनर बन जाते हो, या तो फिर आप गेम के दूसरे साइड पे होते हो। तो आपने अच्छा किया, आपने ये रिस्क लिया। अच्छा, आपने जब ये बिजनेस शुरुआत की तो आपने किस तरह सोशल मीडिया का सपोर्ट लिया, जो आप बता रहे थे कि इंस्टाग्राम पे, और आपके सबसे पहले बिजनेस का नाम हम नाजरीन को बताना चाहेंगे जो आपके जबान। अच्छा, हमारा जो बिजनेस का नाम है, मतलब बहुत ही हमने इजी रखा था कि घर बैठे मंगवाएं। मतलब ये एक ऐसा मतलब कि वर्ड था, GVM, घर बैठे मंगवाएं। मतलब आप अपने घर पे बैठ के कोई भी चीज मंगवा सकते हैं, उसमें नो लिमिट्स। आप उसमें कोई भी चीज, उसमें फूड, ग्रोसरी, मेडिसिन, पार्सल, कोई भी आपके डेली लाइफ में जो भी चीजें यूज हो रही है ना, वो सारी चीजें GVM डिलीवर कर सकता है। मतलब हमारे बहुत, हम सबकी जिंदगी आपने आपके बिजनेस ने आसान कर दिया। और नाम भी बहुत अच्छा है। मैं समझती हूँ बिजनेस का नाम ऐसा होना चाहिए कि सुनकर ही पता चल जाए कि अच्छा ये है बिजनेस के अंदर। नाम कहते हैं ना, जैसे शाहरुख खान कहता है, नाम तो सुना होगा या नाम ही काफी है, तो आपकी भी ये नाम अच्छा था। अच्छा, इसके अलावा आपने जो सोशल मीडिया का किस तरह सपोर्ट लिया? आपने पहले इंस्टाग्राम पे पेज बनाया, फिर अच्छा, मैंने सबसे पहले मैंने देखा कि भाई इंस्टाग्राम पे मैं बिल्कुल न्यू था, मैंने इंस्टाग्राम का पेज बनाया, ठीक है। देन उसके बाद मैंने देखा कि पहले मुझे आइडिया नहीं था, तो मैंने देखा कि उस वक्त रील्स वगैरह काफी चल रही थी ट्रेंडिंग में। तो उस वक्त मुझे ना एक ब्लॉगर थी हैदराबाद फूड और के नाम से, उसकी जो एक सपोर्ट थी ना, ऐसे समझें कि उसका मतलब कि 50% मतलब उसने सपोर्ट किया था हमें पूरी। जबकि हम काफी बार जब कोलैबोरेशन कर रहे होते हैं ना, हम लोगों को मतलब कि पार्सल भेजे होते, चीजें उनको फ्री में भेजे होते, तब वो हमें रील बना के प्रमोशन कर रहे थे। लेकिन वो ऐसी मतलब कि ब्लॉगर थी, तो जिसको मतलब कि इवन हमने कहा कि भाई हमें चार्जेस नहीं आए, देन फिर भी उसने मतलब चार्जेस पे किए, उसने प्रोडक्ट्स के भी पैसे पे किए, और उसने मतलब कि कंटिन्यूसली, मतलब कि ऐसे समझे कि उसने 2 से 3 मंथ कंटिन्यूसली हमें मतलब कि हेल्प की। उसके न्यू फॉलोअर्स आ रहे थे, तो वो इवन वो अपनी फैमिली में सजेस्ट कर रही थी, इवन अपनी फ्रेंड्स में, कॉलेज में।
उसकी काफी बड़ी सपोर्ट थी। जबरदस्त जबरदस्त, क्योंकि बिजनेस शुरुआत में उसका नाम बनाने के लिए एफर्ट्स तो चाहिए ही होते हैं, लेकिन मार्केटिंग स्ट्रांग हो तभी ही उसका नाम ज्यादा बढ़ेगा। तो ये आपके केस में अच्छी बात हो गई। अच्छा, जब आपका बिजनेस बढ़ने लगा, आपके पास ऑर्डर्स आने लगे, शुरुआत हुई होगी 3, 4, 10, 15 ऑर्डर्स से, तो शुरू में फिर आपने राइडर्स कितने रखे थे शुरुआत में? जब शुरू में मैंने रखा था तो ऐसे हुआ कि भाई जब पहला दिन था तब मैंने ना अपने ड्राइवर से ऑर्डर्स डिलीवर करवा दिए 2 से 3। उसके बाद हमने 2 राइडर्स रखे थे, ठीक है, क्योंकि हैदराबाद की मार्केट मतलब हमने बोला कि भाई इतने अभी नहीं है हमारे पास लतीफाबाद के ऑर्डर थे, तो हम मतलब हमने 2 राइडर्स रखे, वो टाइमली डिलीवर कर रहे थे। और उसके बाद हम चेक कर रहे थे कि हम कितना फास्ट डिलीवर करते हैं ऑर्डर, और कस्टमर का रिव्यू क्या आता है, और इस राइडर की स्पीड क्या है, और हम दिन में कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो ऐसे ना हो कि हम अगर वहाँ पे 10 राइडर हायर कर लें और हमारे पास दिन में ऑर्डर ही 10 हो, तो मतलब कि हर एक राइडर को एक ऑर्डर आता, तो उससे ना उन्हें फायदा होता ना हमें फायदा होता। ये एक बहुत बड़ा था। उसके बाद हमने ऐसा ऐसा देखे कि जैसे हमारे पास क्वांटिटी अगर 10 से अगर हमारे पास 20 ऑर्डर की आ रही है तो हम एक राइडर इंक्रीज करते थे, मतलब कि पर राइडर हम कोशिश करते कि 10 ऑर्डर्स एटलीस्ट। ये सही है, आहिस्ता आहिस्ता सही। तो जो आपके पास राइडर्स होते थे और बाकी भी अगर कुछ ऑब्वियसली स्टार्टिंग में भी कुछ एम्प्लॉइज, कुछ टीम, तो उनकी जो पेमेंट होती थी तो वो फिर आप किस हिसाब से करते थे? वो ऐसे था कि जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने एज अ इंटर्नशिप रखा था, क्योंकि जाहिर सी बात हम पे नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है, एक स्टूडेंट्स होते हैं ना हमारे पास आउट, उनको इंटर्नशिप नहीं मिल रही होती, बहुत मुश्किल से। तो फिर हमने एक्सपीरियंस, काफी लोग क्या कहते हैं कि एक्सपीरियंस, तो हमने क्या किया कि हमने बोला कि भाई हम आपको इंटर्नशिप दे रहे हैं पेड, लेकिन उतना पे नहीं करेंगे, लेकिन आपको की इंटर्नशिप भी टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा और हमारा जो काम है वो भी चलता रहेगा। तो उसके लिए हमने ग्राफिक डिजाइनर्स रखे थे, उसके अलावा हमने मार्केटिंग के रखे थे, उसके अलावा हमारा जो फाइनेंस संभालने के लिए थे, काफी ऐसे मतलब। सॉरी, मैं 1 सेकंड का ब्रेक लूंगी क्योंकि हमारे पास लाइव कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। हाँ जी, मेरा नाम कैसे कॉल करना हुआ? आप हमारा शो देख रहे हैं? जी, मैं सबसे पहले और हमारी दोस्ती। थैंक यू सो मच। तो मेरा सवाल आपसे सवाल है। जी जी हाँ, पूछिए, बिल्कुल सवाल पूछिए। अच्छा, पहले तो माशाअल्लाह बहुत अच्छा, इतनी यंग एज में आपने एंटरप्रेन्योरशिप में सक्सेस हासिल की है। थैंक यू सो मच। तो मेरा सवाल ये कि जो यंग जनरेशन है जो अपना नया स्टार्टअप करना चाहती हैं, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे या क्या स्टार्टअप टिप्स देंगे? जस्ट अगर हम स्टार्टअप की बात करते हैं ना, एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें आ जाता है कि आप कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है उसको फेस कर रहे हो और उसका आप सॉल्विंग प्रॉब्लम होता है ना, प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर दें। जस्ट लाइक अगर आप डेली अगर रूटीन अपना देखें ना, आप सुबह को मतलब फजर से उठें और रात को जब सो रहे हो ना, आप पूरे दिन में काउंट करें कि आज आपको कौन कौन से इश्यूज फेस आए हैं, ठीक है। आपने एक दिन किए काउंट, फिर दूसरे दिन काउंट किए, फिर जब तीसरे दिन काउंट करेंगे ना, तो उसमें से आप देखेंगे जो आपके प्रॉब्लम्स है ना, वो ओवरऑल 70% लोगों के प्रॉब्लम सेम ही होते हैं। अगर उनमें से आपको ये एक प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व कर रहे हैं लोगों के लिए, मतलब कि इजी, बहुत ही इजी हो रहा है कि भाई अगर आपको ऐसी प्रोडक्ट्स है या ऐसी कोई सर्विस है जो लोगों को बहुत ही मतलब कि उनको इजी हो रहा है कि भाई मैं अगर एग्जांपल मैं ना, मुझे यहाँ से अगर कराची जाना है, ठीक है, पहले इंडिया सर्विस नहीं थी, इंडिया भाई उन्होंने बहुत ही इजी किया। अब इंडिया वाले अगर मेरे से इवन 1000 की जगह 1500 रुपीज चार्ज करें ना, मैं उनको पे करके जब मुझे कराची जाना होगा मैं ज़रूर जाऊंगा। इस तरीके से जब आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विस एक बहुत ही अच्छी मतलब लोगों के लिए फ़ायदेमंद होती है ना, तो वो आपको पे करने को तैयार होते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई मैंने प्रोडक्ट या स्टार्टअप तैयार कर लिया, अब इसमें पैसे कैसे कमाऊँ। सारी चीज़ें पैसे पे नहीं होती, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं, काफ़ी स्टार्टअप ऐसे होते हैं कि जो मतलब कि 5-5 साल तक अर्निंग नहीं करते। काफ़ी ऐसे होते हैं कि मतलब कि 1 या 2 महीने के बाद होते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको काफ़ी एग्जांपल दूं, अभी हमारे पास जैसे एयरलिफ्ट थी,
वो तकरीबन मतलब कि 2 साल चली, तो वो मतलब के लॉस में थी, मतलब कि प्रॉफिट में नहीं थी। उसके अलावा अभी फूड पांडा है, वो भी मतलब कि ऐसे नहीं कि प्रॉफिट में है। काफ़ी ऐसी स्टार्टअप्स हैं जो प्रॉफिट में नहीं है, मतलब वो क्या करते हैं कि एक लॉन्ग टर्म के लिए सोचें। अगर आप भी अपने स्टार्टअप है, आपका पैशन हो बस कर, आप रात को जब सोएं आपके माइंड में हो कि यार मुझे सुबह को उस पे इस ये टास्क है, मुझे ये काम करने हैं, और अब जब सुबह को जागें तो आपको हो कि यार आज मुझे ये नहीं काम करने हैं, और इस चीज को आपको कंटिन्यू करना, मतलब कंसिस्टेंसी आप में काफी अच्छी हो आप, मतलब के, और दूसरा ये हो कि जो आप चीज बनाए ना उसको मतलब कि अपना 100% दे। ऐसे ना हो कि भाई आप, काफी बार क्या होता है कि हम शुरू में इंटरेस्ट होता है, आजकल की जो एक जनरेशन है उसको काफी ये होता है कि भाई मैं ना एक लीडर बन गया हूँ, मैं जाके स्पीच करूंगा, मैं यूनिवर्सिटी में ये सेशन दूंगा। ये नहीं होता। एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करे। जस्ट सिर्फ शो ऑफ नहीं होता, क्योंकि काफी बार हम देख रहे होते हैं कि काफी लोग स्टार्ट कर रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल, मैंने जब स्टार्टअप किया था उस वक्त हमारे पास कोई 30+ स्टार्टअप थे, उनमें से अराउंड कोई मतलब 10 अभी वर्किंग कर रहे हैं, बाकी 20 है उन्होंने वाइंड अप कर लिया। ऐसी चीजें, कंसिस्टेंसी भी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल की और आपने बहुत अच्छा जवाब दिया मोहसिन। तो मुझे उम्मीद है कि इन्होंने जो टिप्स दी हैं वो बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई होंगी। थैंक यू सो मच। ओके, तो बातों का सिलसिला जारी करते हैं। अच्छा, तो आपकी ये जो घर बैठे मंगवाएं डिलीवरी सर्विस है, तो इसमें आपने इनिशियली जब स्टार्ट किया तो कौन से एरियाज आपके उसमें डिलीवरी में कवर होते थे इनिशियली? जब हमने स्टार्ट की थी तो सबसे पहले हमने उसको फोकस किया था लतीफ़ाबाद और मीर हसनाबाद पे, क्योंकि मैं खुद मीर हसनाबाद में रहता हूँ, तो उस हिसाब से मुझे आइडिया का था कि भाई कितने एरिया दूर हैं और कितना, और जबकि लतीफ़ाबाद मैंने पूरा देखा हुआ था और राइडर्स भी हमारे पास लतीफ़ाबाद के थे। तो सबसे पहले हमने तकरीबन अराउंड 20 डेज हमने सिर्फ लतीफ़ाबाद को ही कवर किया था, लतीफ़ाबाद में सर्विस दी। देन लतीफ़ाबाद से लोगों ने सर्विस यूज की, उन्होंने रिव्यू दिया, उन्होंने सजेस्ट किया कासमाबाद वालों को, फिर कासमाबाद वाले कस्टमर्स आए, उन्होंने बोला कि भाई हमने बिल्कुल कि भाई हमने ये प्रोजेक्ट ट्राई किया या ये सर्विस हमने सुनी है कि आप ये प्रोवाइड करें, हमने वो किया। तो सबसे पहले हमने मतलब हैदराबाद से शुरू किया था, मतलब कि जब हमारी स्टार्टिंग थी। अभी हमें अराउंड कोई 9 to 10 मंथ हो गए हैं कंप्लीट, और अभी हम 28 सिटीज मतलब ओवरऑल द सिंध में मतलब सर्विसेज दे रहे हैं। उसमें तंदवाला है, तंदुजाम है, कराची है, मिरपुखात है, नवाबशाह, सखर, मतलब जो ऐसे एरिया जहाँ पे कोई भी सर्विस देने को तैयार नहीं था, बड़ी बड़ी कंपनीज आने को तैयार नहीं थी। अगर कोई बड़ी कंपनी जैसे फूड पांडा की तरह कोई आ रही थी तो वो विद इन 2 मंथ के अंदर वाइंड अप कर रहे थे, लेकिन हम मतलब कंटिन्यूसली 9 मंथ तक अभी तक वहां पे सर्व कर रहे हैं। वही बात है कि कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूस स्ट्रगल ही आपको कामयाब करता है, और आप हैं भी। तो वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ यू। बातों का सिलसिला तो जारी रहेगा, मगर वक्त होता है एक ब्रेक का, तो ब्रेक लीजिए, कहीं मत जाइए, दिल खोलकर जल्दी वापस आइए। पाकिस्तान कॉलिंग के मेहमान, एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, कश्मीर की जंगे आज़ादी के मुजाहिद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद इफ्तिखार अहमद, तमग़ा इम्तियाज़ मिलिट्री। पैवस्त शजर से उम्मीद बहार रख। पाकिस्तान नेमत खुदाबंदी है और पाकिस्तान अतिया खुदाबंदी है। Who will disclose the real history of Pakistan to dispel the despair and despondency? Kashmir is in blood and Pakistan in the heart of Kashmiris. No rumors, no fantasy, only truth, the full truth. झूठ और फरेब इस दौर में रद्द कुफर। पाकिस्तान कॉलिंग। पाकिस्तान कॉलिंग के मेहमान, एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी,
कश्मीर की जंग आज़ादी के मुजाहिद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद इफ्तिखार अहमद, तमग़ा इम्तियाज़ मिलिट्री। पैवस्त शजर से उम्मीद बहार रख, पाकिस्तान नेमत खुदाबंदी है और पाकिस्तान अतिया खुदाबंदी है। Who will disclose the real history of Pakistan to dispel the despair and despondency? Kashmir is in blood and Pakistan in the वेलकम बैक टू माई शो दिल खोलकर। तो बातों का सिलसिला जारी करते हैं। अच्छा, जो आपका बिजनेस इतनी कामयाबी की तरफ जा रहा था और अभी भी माशाल्लाह इतना अच्छा उन्होंने नाम बना लिया है बिजनेस में, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जो आपने शुरू में जरूर रजिस्ट्रेशन करवाई होगी, हर बिजनेस की होती है, तो उसका प्रोसेस क्या है, क्योंकि जो नाजरीन करना चाहते हैं बिजनेस तो उनको भी टिप्स मिल जाए। अच्छा, जब हमने शुरू किया था ना, तो उसमें क्या होता है कि जब आप एक स्टार्टअप कर रहे होते हैं तो काफी लोग ये गलती कर रहे थे, इवन बड़े बड़े बिजनेस है वो गलती कर लेते हैं कि जो गवर्नमेंट से रिलेटेड टैक्सेस हैं, लीगल इश्यूज हैं, उनको वो देखते नहीं है। वो क्या कहते हैं, सिर्फ अपने बिजनेस पे फोकस कर रहे होते हैं। वो ये नहीं देखते कि उनके टैक्सेस पेड हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन हुई भी है, उनके हर चीज क्लियर है, मतलब कि इवन आपके FPR में या SCCP में कहीं पे भी। तो हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम मतलब ये सॉल्व इसलिए हुआ था कि जो मेरा पार्टनर था, जो मैंने पहले भी आपको बताया, हमजा हसन, वो जबकि लॉ का स्टूडेंट था, तो मेरे जो लीगल इश्यूज थे सारे के सारे उसी ने देखे। जैसे हमें NTN बनवाना हो, हमारा SCCP हो, हमारे टर्म्स एंड कंडीशन हो, हमारे मतलब कि दूसरे इदारों के साथ लीगल इश्यूज हो, या इवन हमारी अगर हम कहीं पे भी कोई भी कोलैबोरेशन करें तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, सारी चीजें होती हैं। तो वो सारी उन्होंने मतलब मैनेज की थी। वो एक एक चीज मतलब देख रहे थे कि भाई कोई ऐसा इशू ना हो कल मतलब GBM के लिए। तो सारी के ये सबसे बड़ा इशू था कि जो हमें मतलब कि इतना फेस नहीं करना पड़ा। काफी बिजनेस होते हैं वो है ना, क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, वो स्टार्ट कर देते हैं, कल को कोई इशू आ जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से जस्ट लाइक अगर कोई कस्टमर है, वो आपका ऑर्डर उसने प्लेस किया या उसने कोई वापस किया, रिटर्न पॉलिसी आपके पास नहीं है। अगर रिटर्न पॉलिसी नहीं है, अगर आप गवर्नमेंट से रजिस्टर नहीं है, तो वो आपको मतलब कि उसका वापस नहीं मिल सकती पेमेंट, या काफी ऐसे इश्यूज होते हैं, आपकी कोई लॉस हो जाता है। तो फिर इन चीजों में आपको जो रजिस्ट्रेशन होती है और गवर्नमेंट के साथ मतलब कि एक आपकी पार्टनरशिप होती है, वो काफी बेहतर रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई भी बिजनेस हो, रजिस्ट्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट, मैं बोलूंगी वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, और ये जरूर करवानी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, जो आपका बिजनेस इतना कामयाब है, तो अभी करंटली, पहले आपने स्टार्ट किया था 2 राइडर्स से, अभी आपके पास कितने राइडर्स हैं? जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे पास 2 राइडर्स थे, एक मैं था और मेरा एक को-फाउंडर हमजा था, और उसके अलावा हमारे पास एक टीम मेंबर मतलब थी मानू। ठीक है। अभी हमारे पास अराउंड 42 एम्प्लॉयज हैं। उसके अलावा राइडर्स हमारे पास 22 समथिंग राइडर्स। जबरदस्त जबरदस्त। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि फ्रॉम 2 to 3 to 20+ राइडर्स, ये जो सफर था, ये सफर कैसा रहा और कैसे आपने इतना जल्दी प्रोग्रेस कर लिया? क्योंकि 1 साल अभी हुआ है और माशाल्लाह से बहुत जल्दी प्रोग्रेस किया, तो वो कैसा रहा आपका सफर? अच्छा, इस सफर में अगर मैं बोलूं कि भाई बहुत इजी था, मैंने ये कर दिया, अर्निंग हो गई, ये तो मतलब वो पॉसिबल नहीं है। पार्ट ऑफ एवरी जर्नी। बिल्कुल। जब कोई काम कर रहे होते हैं तो हमें काफी उसमें इश्यूज फेस आ रहे होते हैं। इवन मैं अगर बताऊं कि हमारे पास जब 2 राइडर्स थे तब इतना मतलब कि ये था कि उनको मैनेज करना बहुत इजी था। अभी जैसे हमारे पास अराउंड 20+ हैं, तो फिर उनको मैनेज करना, सारी चीजें देखना, ये करना वो, और उसके अलावा हमारे पास जो कस्टमर्स हैं उनको देखना, और उसके अलावा हमारे पास जो एम्प्लॉयज हैं, सारी चीजें हम मतलब कि पर्सनली खुद देखते हैं। जैसे मैं हो गया और मेरा जो टीम मेंबर हमजा, वो सुपरविजन बिल्कुल जरूरी है। ऐसा नहीं कि बिजनेस का नाम बन गया तो आप क्योंकि CEO हैं आप रिलैक्स हो जाए, वो बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो क्या एग्जैक्टली हर्डल्स आए आप की इस जर्नी में, और आपने कैसे उन हर्डल्स को बीट किया, उन चैलेंजेस को फेस किया? अच्छा, उसमें हर्डल्स में ये था कि सबसे पहले कि आप काफी स्टार्टअप, अगर मैं ये बात कर रहा हूँ तो ये काफी अगर स्टार्टअप मुझे देख रहे हैं तो उन्होंने भी ये फेस किए होंगे। सबसे पहले आपका टीम जो बनती है ना, वो बहुत ही मतलब उसमें मेंबर्स हैं
वो कैसा काम करेंगे, कितना काम करेंगे, वो आपकी कंपनी में ग्रोथ लाएंगे, ये बहुत ही बड़ा इशू होता है। मैं ऐसा पॉसिबल नहीं है कि भाई कोई ऐसा स्टार्टअप हो जो मतलब कि इन इशू से मतलब कि ना गुजरा हो। जाहिर सी बात है, आप वो हमें बहुत बड़ा इशू था कि भाई हमने तकरीबन कोई 5 से 6 बार अपनी टीम चेंज की, टीम्स के एम्प्लॉयज न्यू हायर किए। क्योंकि शुरू में जब एम्प्लॉयज इंटरव्यू के लिए आते हैं वो बहुत डेडिकेटेड होते हैं, और लेकिन फिर ऑब्वियसली विद टाइम पता चलता है कि उनमें कितनी पोटेंशियल है और कितनी मेहनत कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, यही है कि जब आप, जाहिर सी बात है, आप में जो पैशन होता है ना वो बहुत ही कम लोगों में होता है। जैसे मैं सीईओ हूँ तो मेरे में एक अलग पैशन है, अगर जो हमजा को फाउंडर उसका एक अलग पैशन है, और अगर जो एम्प्लॉय होगा उसका इतना पैशन नहीं होगा, वो जस्ट मतलब एक एम्प्लॉय होगा कि उसका इंटरेस्ट इतना होगा कि ऑफिस तक होगा और ऑफिस के काम तक होगा, अपनी सैलरी से इंटरेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो हम फिर भी कोशिश करते हैं कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको हम है ना अपनी कंपनी में इंटरेस्ट दिलाएं, ताकि काफी बार ऐसे होता है कि आपके एम्प्लॉय है ना, आप जो पोस्ट शेयर कर रहे होते हैं वो आपके एम्प्लॉय खुद ही पोस्ट आगे शेयर नहीं कर रहे होते। मतलब कि आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उनको कितना इंटरेस्ट है। अच्छा, जैसे 9 to 5 जो लोग जॉब करते हैं तो उधर भी प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, और जो बिजनेसेस करते हैं उसके भी प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो ऑब्वियसली हर बिजनेस के, तो आप क्या समझते हैं कि जनरली आपका जो एक्सपीरियंस रहा है कि आपके क्या कुछ फायदे थे और क्या मतलब आपको लगता है कुछ कॉन्स थे इस बिजनेस में आपके? इसमें काफ़ी मतलब कि अगर मैं अपनी बिजनेस को देखूं तो उसमें काफ़ी मतलब इश्यूज भी थे और काफ़ी मतलब कि मुझे प्रॉफिट भी हुआ, फायदे भी हैं। और अगर मैं अपनी स्टडी को देखूं तो उसमें काफ़ी मुझे मतलब सीखने को भी मिलता है, और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे पता है कि भाई इन लाइफ मुझे आगे काम की नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है, बिना इस लाइफ इन चीज़ों में गुजरे कोई भी इंसान नहीं बता सकता कि 9 to 5 जॉब अच्छी है या बिजनेस अच्छा है। बिल्कुल। ये चीज़ें वो ही कर सकता है जो मतलब कि अगर वो बंदा जो जॉब पे भी गुजरा हो और उसके बाद एक्सपीरियंस, तो वही आपको सिखाता है। बिल्कुल, जब एक एक्सपीरियंस है कि उसने जॉब की भी और अचानक उसका मतलब कि वो उसने कंपनी स्टार्ट की, तो वो आपको बताएगा। जबकि अराउंड कोई अगर आप सीईओ या आपका अपना बिजनेस है ना, तो उसका एक अलग ही मतलब के चार्म होता है कि भाई मैं हूँ, आपको मतलब किसी से इजाजत नहीं लेनी पड़ती, सारा का सारा सिस्टम आपके अंडर में होता है, आपकी मर्जी है, आप वीकेंड पे जाएं, कहीं पे भी जाएं, आप फैमिली के साथ घूमने जाएं, आप कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो, कहाँ से खर्चा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो सारा का सारा आपके हाथ में होता है। लेकिन जब वहां पे आप एम्प्लॉय की बात आती है तो वो मतलब एक बाउंड होता है, जबकि एक एम्प्लॉय है ना वो एक कंपनी को मतलब कि अमीर कर रहा होता है बहुत ही, मतलब तो वो उनको कमा के दे, लेकिन वो खुद की ग्रोथ नहीं कर पाता। काफी ऐसी कंपनीज है जहाँ पे जो एम्प्लॉयज है ना, मतलब वो सिर्फ यूज हो रहे हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही, वो एक ही लेवल तक है। मतलब उनके काफी ऐसी कंपनीज हैं जो क्या करती हैं कि जो अपने एम्प्लॉयज को अपने साथ ही मतलब ग्रोथ करवा रहे होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात की आपने। तो अच्छा, आप जो मतलब माशाल्लाह आपका इतना नाम बन गया है, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आप खुद ही करते हैं या आपकी किसी और कंपनी के साथ पार्टनरशिप है, स्पॉन्सर कर रहा है कोई आपको? जब हमने शुरू किया था उससे 2 से 3 महीने बाद जो हमारा को फाउंडर है उनके फ्रेंड हैं, क्लासमेट कोई, उनका मतलब कि जीबीएम में एक हिस्सा है मार्केटिंग में जो उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ, जो हम उनको परसेंटेज देते हैं उस हिसाब से। उसके अलावा क्या होता है कि जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट है वो काफी तर मैं अपनी फैमिली से ही करता हूँ। जस्ट लाइक अगर रोलिंग की पैसे हो गए, डेली बेसिस के मतलब कि आपके अखराजात हैं, जाहिर सी बात है ऑर्डर डिलीवर हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, काफ़ी ऐसे हैं डेली के। मतलब अगर हम ऑर्डर डिलीवर कर रहे होते हैं तो अराउंड कोई लैक्स मतलब 10 to 20 लाख रुपीस हमारी रोलिंग हो रही थी। तो जाहिर सी बात इतने पैसे तो ऐसे तो है नहीं कि भाई हमारे पास पर्सनल, तो हम क्या करते हैं कि अपनी फैमिली से, फ्रेंड्स जो भी हमारे पास हैं, तो उन सब ने मतलब इन्वेस्ट किए हुए हैं ताकि वो रोलिंग के लिए, और उसके ऑलमोस्ट कुछ काफ़ी इतने पैसे हैं कि जो हमने खुद ने अपने प्रॉफिट से, जैसे अगर मेरे पास जो अर्निंग होती है ना,
तो उसका जो 70% है वो हम री इन्वेस्ट करते हैं कंपनी पे। अच्छा, ये सही करते हैं आप, बिल्कुल। तो अभी जैसे आप बता रहे हैं कि आपकी फैमिली की तरफ से भी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट ज्यादातर वहां से भी आपको मिलता है, तो आपकी फैमिली शुरू में जब आपने उनको बिजनेस का बताया था तो वो न्यूट्रल थी इस आइडिया के बारे में, लेकिन अब जब वो देख रही है तो अब उनका क्या रिएक्शन है? जैसे मैं बताऊं कि मैंने जब ये पहले शेयर किया था बाबा से तो बाबा ने मना किया था, देन उसके बाद ही 1 महीने के बाद जब उनको पता चला कि भाई मैं NIC में सेलेक्ट हुआ, उसके बाद कराची कॉन्फ्रेंस में मैं सेलेक्ट हुआ था, उसके बाद मैं इस्लामाबाद में एक में कोई कंपटीशन है वहाँ पे सिलेक्ट हुआ था। क्योंकि फैमिली है ना वो हमेशा चाहती है कि हम है ना सही रास्ता बताएं, बिल्कुल। क्योंकि फैमिली जब गुजर नहीं पाती ना तो जाहिर सी बात उनको लगता है कि ये कोई मतलब बहुत ही मुश्किल रास्ता होगा। जब हम मतलब कि कोशिश करके उस रास्ते से गुजर जाते हैं और फैमिली को मतलब कि अपने दोस्तों को दिखाते हैं ना, फिर वो मतलब कि फख्र करते हैं कि हाँ यार वाकई में ये करते हैं। और उस वक्त उनको ये भी हुआ होगा जब शुरू में आपने बताया होगा कि आपके ग्रेड्स अफेक्ट ना हो, क्योंकि फैमिली के जहन में होता है कि अभी बच्चा है भले पढ़ ले, फिर आगे जाके प्रैक्टिकल लाइफ में, क्योंकि वो पेरेंट्स गुजर चुके होते हैं तो वो ये भी प्रोटेक्ट भी कर रहे होते हैं अपने बच्चों को, और वो भी अपनी जगह पे सही होते हैं। क्योंकि पहले तो यही होता था ना कि यूनिवर्सिटी लाइफ में आराम से यूनिवर्सिटी तक पढ़ लें, फिर जब प्रैक्टिकल लाइफ में तब भी हम कुछ जॉब वगैरह का सोचें, लेकिन आजकल की जनरेशन जिस तरह से आगे से बढ़ रही है तो यूनिवर्सिटी लाइफ में ही अगर साथ साथ कुछ किया जाए तो सक्सेस के चांसेस उतने ज्यादा हैं। अच्छा, आपने NIC का अभी जिक्र किया, तो मैं इसे समझ रही हूँ कि आपकी ऑफिस शायद NIC में ही है। NIC हैदराबाद, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर हैदराबाद, ये एक बहुत ही बड़ा इदारा है ओवरऑल पाकिस्तान में। इसके मतलब हैदराबाद में, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, काफी सिटीज में इनके अपने हैं। तो इनकी जो एक हेल्प है ना वो जो अभी यंग जनरेशन आ रही है स्टार्टअप में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में, तो इनकी बहुत बड़ी हेल्प है। जैसे अगर मैं अपनी ग्रोथ बताऊं ना, मैं फर्स्ट मंथ से लेके अभी 10 मंथ मुझे कंप्लीट हुए हैं, तो वो मुझे NIC के अंदर हुए। मे भी अगर मैं NIC के अंदर ना होता तो मेरा ग्रो मतलब कि मैं हैदराबाद तक की होता या हैदराबाद से ज्यादा किसी एक शहर में जाता, लेकिन NIC में होते हुए मैंने मतलब कि ग्रो किया। अभी हम मतलब कि जब मैं NIC में गया था तो मुझे पता ही नहीं था पिच क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, रिकॉर्ड्स कैसे सेट करते हैं, लीगल चीजें कैसे देखते हैं, और रजिस्ट्रेशन वगैरह काफी ऐसी चीजें होती हैं, वो मार्केटिंग, कोलैबोरेशन, ये हमें नहीं पता थी। लेकिन जब NIC में गए तो NIC में काफी मतलब लर्निंग भी हो गई, लर्निंग हो गई। उनकी जो एक टीम है वो फुल एक मतलब ट्रेन की हुई है कि मतलब अगर यहाँ पे कोई आता है तो उनको ये सारी डिटेल देनी है। तो उन्होंने मतलब हमें बताया, उन्होंने काफी कंपनी से हमें मतलब मिलवाया कि भाई जैसे अगर हमें अगर बैंक अकाउंट खोलने तो वो बैंक वाले खुद आते हैं हमारे पास, जैसे मीरान बैंक हो गया, फला हो गया, या कोई भी बैंक, अपॉर्चुनिटीज वो खुद के आते हैं कि भाई अगर आप स्टार्टअप हैं तो आपके लिए ये डिस्काउंट है, हम ये बैंक। अगर इसी बात में अगर मैं बोलूँ कि भाई मार्केटिंग, तो उसके लिए हमारे पास मेंटोर्स आते हैं वहाँ पे कराची से, इस्लामाबाद से। सबसे बड़ा बात कि आज तक ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हुआ कि एक फॉरेनर मेंटोर्स आए आपको पूरी की पूरी गाइडलाइन दे। जबकि अगर हम देखते हैं ऑनलाइन, अगर हम ऑनलाइन मेंटरशिप का कोई सेशन लेने जाएं तो वो डॉलर्स में होता है, मतलब $100, $200। वही अगर सेशन हमें फॉरेनर्स मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे होते हैं, मतलब कि वो NIC की है। बड़ी जबरदस्त बात है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो एक और सवाल भी मेरे जहन में है शुरू से, और ये आई थिंक नाज़रीन के जहन में भी होगा कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं और अगर हमें अच्छे ग्रेड्स भी लेने हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि बहुत लोगों पे ये भी प्रेशर होता है कि CGPA अच्छी हो, वो अच्छी ना भी हो फिर भी अच्छे ग्रेड्स लेने हैं, पासिंग मार्क्स लेने हैं, साथ में अगर कुछ और कर रहे हैं, तो कैसे इन दोनों चीजों को साथ में आप लेके चल रहे हैं कि आपकी दोनों चीजें सही चल रही हैं? मतलब स्टार्ट से, मतलब आई थिंक स्टार्ट से कोई टिप्स कि आपको प्रॉब्लम नहीं हुई इस चीज में? मैं ये ऐड करूंगा कि जो CGPA है ना वो आपको जॉब के लिए मतलब चाहिए होती है, ठीक है। जब आपका एक माइंड ही बिजनेस करने का हो ना तो आपको CGPA मतलब कि मैटर नहीं करती। मुझे याद नहीं है, मेरे पास अगर जो भी एम्प्लॉयज हैं मैंने उनमें से किसी से ये पूछा हो कि आपकी 3 CGPA मैं आपको नहीं रखूंगा, या मैंने CGPA आज तक देखी नहीं है। जस्ट अगर मेरे पास CV आती तो मैं जस्ट एक्सपीरियंस चेक करता हूँ कहाँ से है, और जस्ट एक इंटरव्यू में जब हमारा इवन इंटरव्यू होता है तब भी हम ये नहीं पूछते कि आपकी CGPA कितनी है, आप कहाँ से हो। हम ये पूछेंगे कौन सी यूनिवर्सिटी से हो, और
हमारे पास जो जॉब्स पे अप्लाई करते हैं, जैसे अगर किसी ने मार्केटिंग पे अप्लाई किया तो हम उससे मार्केटिंग से रिलेटेड चीजें पूछते हैं। CGPA वहाँ पे मैटर करती है जब एक माइंड बना है कि भाई मुझे जाके जॉब ही करनी है, किसी के पास 9 to 5 जॉब करनी है। तो अगर आपका माइंड मतलब जॉब करने का नहीं है, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए मतलब कि CGPA मैटर नहीं करती। बिल्कुल, पर CGPA वो आपकी बात बिल्कुल सही है जिनको बिजनेस करना है, बट फिर भी ग्रेजुएट करना है और कम से कम अच्छे तो मार्क्स हों, पास हों, तो वो दोनों चीजें साथ में कैसे मैनेज होती हैं, क्योंकि बिजनेस में भी काफी टाइम देना पड़ता है स्टार्ट में और फिर पढ़ाई भी, तो आपने वो कैसे साथ मैनेज की दोनों चीजें? अच्छा, जैसे मैं BBA अभी पढ़ रहा हूँ, सही है, तो मेरा स्टार्टअप भी बिजनेस से रिलेटेड है। तो मैंने जो पढ़ा तो वो तकरीबन, जैसे अगर मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था कम्युनिकेशन स्किल्स, वो हमारे बिजनेस में यूज होते हैं जब हम बात कर रहे होते किसी भी मीटिंग में, कम्युनिकेशन स्किल्स। और उसके अलावा हमारे पास फाइनेंशियल, जो हम अपने बिजनेस के फाइनेंस देख रहे होते हैं, ठीक है। बिल्कुल। और उसके अलावा अगर हमारे पास मेजर्स में BBA में अगर आ जाते हैं जो मार्केटिंग के, तो फिर वो तो जाहिर सी बात है कंपनी की मार्केटिंग, और उसमें HR डिपार्टमेंट होता है, तो वो जाहिर सी बात है रिक्रूटिंग कर रहे हैं, ये चीजें हो जाती हैं। और उसके अलावा अगर कोई हमें, जब मैं BBA पढ़ रहा हूँ तो उसका अराउंड कोई 70 to 80% ऑलरेडी मैं विदाउट पढ़े मतलब GBM में कर रहा हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस उतना काफ़ी अच्छा हो गया है कि मैं एक एक चीज़ देखूँ। क्योंकि अगर काफ़ी लोग क्या करते हैं कि वो सिर्फ पढ़ रहे होते हैं, पढ़ने से कुछ नहीं होता, जब आप फिजिकली मतलब मार्केट में करोगे ना अपनी लर्निंग। हाँ, बिल्कुल। एक बंदा जिसकी मतलब कि 4 CGPA है, वो बहुत ही अच्छा बोलने का ये है, लेकिन जब वो मार्केट में जा रहा है उसको पता ही नहीं, आइडिया ही नहीं है वो कस्टमर से कैसे बात करे, कस्टमर को कैसे मैनेज करे, बार्गेनिंग कैसे करनी है, ये सारी चीजें। बिल्कुल, तो ये चीज भी इससे पता चलती है कि अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं और अगर उसी से रिलेटेड हम अगर कोई बिजनेस करते हैं तो हम ये बिल्कुल नहीं सोचें कि वक्त जया होगा, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं होगा। आप जो पढ़ रहे हैं आप उसी से मिलती जुलती चीजें इम्प्लीमेंट करें, इनफैक्ट उससे ज्यादा। अभी ये 3rd सेमेस्टर में है, लेकिन मैं समझती हूँ इनके पास जो नॉलेज है, जो ये प्रैक्टिकल लाइफ में इनका खुद का बिजनेस है, तो ये 3rd सेमेस्टर के ज्यादा किसी स्टूडेंट के कैलिबर जैसा इनका लेवल है, तो वही एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप आपने दे दी। अच्छा, एक और सवाल कि बिजनेसेस में अक्सर कस्टमर्स के वैसे तो यूजुअली बहुत अच्छे फीडबैक्स होते हैं, भले ही कितना कामयाब क्यों ना हो, लेकिन कोई 1-2 कस्टमर्स होते हैं या जिनके बैड एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं कभी कभार। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि मतलब वैसे तो जरूर अच्छे होते होंगे लेकिन किसी 1-2 कस्टमर ने डिससेटिस्फैक्शन शो की हो, तो अगर ऐसा हुआ है तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या किया? मुझे याद है कि हमने जब सर्विस स्टार्ट की थी तो तकरीबन 1 हफ्ता बहुत ही अच्छी चल रही थी, और अचानक हमारे पास कोई एक ऐसा ऑर्डर आया कस्टमाइज केक का। तो फिर जून जुलाई की बात है, तो जाहिर सी बात है बहुत ही गर्मी का, और उसमें आप कस्टमाइज केक बहुत ही क्रीमी आप बर्थडे का बाइक पे लेके आना बहुत मुश्किल होता है। तो जब वो हमने डिलीवर किया था तो मे बी राइडर से मिस्टेक हो गई या फिर वेंडर से हो गई, दोनों ने चेक नहीं किया था। जब कस्टमर को रिसीव हुआ तो वो खराब था, तो कस्टमर ने मतलब उसका वीडियो बनाई और उसने फेसबुक पे लगा दी। तो फेसबुक पे मैंने काफी टाइम बाद देखी, अराउंड कोई 7 to 8 मंथ बाद में देखी। अच्छा। वो वीडियो पहले काफी सर्कुलेट कर गई थी। तो मुझे बाद में दूसरों से पता चला कि यार तुम्हारे ये बारे में ये वीडियो है। तो फिर मैंने जाके कस्टमर से बात की, मैंने उससे एक्सक्यूज किया, मैंने बोला कि भाई हाँ मैं मानता हूँ हमारी गलती है, आपको आपके चार्जेस क्या हैं ये हैं वो हमने अब उनको रिटर्न किए। देन उनके रिव्यू काफ़ी बार मैं ये नहीं कह सकता कि भाई कस्टमर की गलती, काफ़ी बार कंपनी से मतलब कि जो बिजनेसेस होते हैं उनकी भी होती है, इवन अगर उसमें एम्प्लॉयज हैं, राइडर्स हैं, जो भी है उनकी भी होती है, हाँ मिस्टेक हो जाती है। लेकिन उसका सबसे अच्छा तरीका है या तो आप उन्हें रिफंड कर दें या आप उनसे कॉम्पेंसेट कर दें। जैसे हम भी अक्सर फूड रेस्टोरेंट्स में जाते हैं जो बहुत वेल नोन होते हैं, तो मेरे खुद के ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जिनकी मैं खुद तारीफें करती रहती हूँ अपने फ्रेंड्स कुलीग सबसे, लेकिन मैं कभी गई तो खाना अच्छा नहीं हुआ और मैं खुद हैरान कि ये तो इतना अच्छा रेस्टोरेंट है यहाँ पे। फिर जब मैं उनको कंप्लेन करती हूँ तो वो मुझे कॉम्पनसेशन में या तो वही चीज दोबारा फ्रेश ला के देते हैं या फिर डिजर्ट में कुछ दे देते हैं, मतलब कोई अच्छी ऐसी कॉम्पनसेशन दे देते हैं कि हम वो जो बैड इंप्रेशन आया था वो भूल जाते हैं।
तो ये बिजनेसेस की एक बहुत अच्छी बात है, या चाहे कोई जॉब हो, कुछ भी, कि आप कस्टमर्स को ऐसे सेटिस्फाई कर सकते हो। तो वेरी नाइस, आप भी यही चीज कर रहे हैं। अच्छा, जाते जाते मैं अपने हर गेस्ट से यही पूछती हूँ कि आप कोई पीस ऑफ एडवाइस दे दें हमारी यूथ को। पीस ऑफ एडवाइस ये होगा कि अगर आप कोई स्टडी कर रहे हैं या अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप उसमें ना बहुत ही मतलब एक अच्छे चीते बन जाएं। ये नहीं है कि अगर आप, काफ़ी बार ये होता है कि हम जो फील्ड चॉइस करते हैं वो हमें पसंद नहीं होती, हम फैमिली के मतलब प्रेशर में आके चूज़ कर लेते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप फैमिली से एक्सक्यूज़ कर सकते हैं। जैसे GBM मतलब कि फैमिली को पता नहीं था, मैंने एक्सक्यूज़ किया और जबकि मैंने करके दिखाया। काफ़ी बार ये होता है कि हम बोल रहे होते हैं ना, उससे कुछ नहीं होता, आप करके दिखाएं वो। अगर, क्योंकि जब तक आप वो करके नहीं दिखाएंगे ना तब तक आप साबित नहीं कर पाएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं यकीन करती हूँ कि हमारी ये कॉन्वर्जेशन सुन के नाजरीन को भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिली होगी कि वो अपने वक्त का सही इस्तेमाल कैसे करें, इंक्लूडिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ओके, जाते जाते मैं भी कुछ कहूंगी, दैट पीपल थिंक ऑल द अपॉर्चुनिटीज अराउंड देम आर अ मैटर ऑफ लक, but I think that there are many opportunities and you have the chance to avail them, to grab them and to seize them. So it's up to you if you avail them or if you miss it. तो जो भी अपॉर्चुनिटी नजर आती है उनको अवेल करें और अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें और उन पे काम करना स्टार्ट कर दें। थैंक यू सो मच। मैं अब आपसे इजाजत लूंगी। अपना ख्याल रखें, दिल खोलकर मुस्कुराएं, दिल खोलकर। अल्लाह हाफिज।